नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं नागेंद्र प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानून फॉर ऑल। दोस्तों, आज सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा पारित जिस निर्णय के ऊपर चर्चा और परिचर्चा करने के लिए हम उपस्थित हुए हैं, वो मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है। ये एक तरफ हत्या के प्रयास से संबंधित इंग्रेडिएंट्स को समझाता है, वहीं दूसरी ओर कॉमन इंटेंशन को साबित करने वाले आधारभूत सिद्धांतों को भी बताता है। यानी कि भारतीय दंड संहिता की धारा 307 और 307 और 34 को ये भली भांति समझाता है। कैसे, आइए देखते हैं दोस्तों। मध्य प्रदेश राज्य बनाम हरजीत सिंह के मामले में आदरणीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये निर्णय पारित किया था। आइए देखते हैं इसकी पृष्ठभूमि क्या है, ये शुरू कहाँ से होता है। तो मित्रों, इसकी शुरुआत होती है जिला न्यायालय से, अशोकनगर, यानी कि मध्य प्रदेश के गुना जिले के अशोकनगर में स्थित जिला न्यायालय से 12 नवंबर 1997 को इस कहानी की शुरुआत होती है। इसमें होता है क्या कि सुखदेव अपने दो भाइयों के साथ, एक भाई का नाम बलबीर और दूसरे भाई का नाम देशराज, इन दो भाइयों के साथ जिला न्यायालय में एक मुकदमे की सुनवाई करने के लिए आता है। वो मुकदमा सुखदेव ने हरजीत सिंह के विरुद्ध फाइल किया था। मित्रों, हमेशा की तरह 12 नवंबर 1997 को भी उस मुकदमे की सुनवाई होती है। सुनवाई के पश्चात लगभग दोपहर के समय सुखदेव अपने दोनों भाइयों के साथ न्यायालय परिसर से बाहर निकलकर जो सड़क आती है उस सड़क को पार करके दूसरी तरफ वो खड़ा था कि अचानक हरजीत सिंह रामजी लाल और एक अन्य सरदार के साथ दौड़ता हुआ आता है। रामजी लाल और जो दूसरा सरदार था उसने सुखदेव के दोनों भाइयों को पकड़ लिया, इन दोनों ने, और हरजीत सिंह ने सुखदेव के ऊपर एक 4 इंच के लंबे चाकू से कई वार किए। सुखदेव लहूलुहान होकर वहां पे गिर पड़ा। फिर आनन फानन में ये जितने हमलावर थे वहां से घटनास्थल से भाग गए। शोरगुल मचा तो न्यायालय परिसर से भी कुछ लोग बाहर आए देखने के लिए कि वास्तव में हो क्या रहा है। वहां पे एक वकील साहब भी आए, उन्होंने घटनास्थल का पूरा निरीक्षण किया। उन्होंने देखा कि वहां पे सुखदेव जमीन पर पड़ा हुआ है और उसके दोनों भाई लोगों को बता रहे हैं कि हमलावर हरजीत सिंह अपने साथियों के साथ आया था और इनके ऊपर अटैक करके भाग गया। आनन फानन में पुलिस को इसकी सूचना दी जाती है। पुलिस आती है, सुखदेव को नज़दीक के हॉस्पिटल में भर्ती करा देती है, जहां पे उसको चिकित्सा की जाती है, उसकी चिकित्सकीय सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। इसके पश्चात दोस्तों एक प्राथमिकी दर्ज की जाती है हत्या के प्रयास की। किसके विरुद्ध? हरजीत सिंह, रामजी लाल, एक और अन्य सरदार के विरुद्ध। इन तीनों व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 307 और रीड विथ 34 क्यों लगाया जाता है? कॉमन इंटेंशन दिखाने के लिए, यानी कि सामान्य इरादा दिखाने के लिए। तो इसके अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की जाती है। इसके पश्चात करीब 11 दिनों के बाद, यानी कि 24 नवंबर 1997 को हरजीत सिंह और रामजी लाल को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसके बाद अशोकनगर के जिला न्यायालय के सत्र न्यायालय में इस केस की सुनवाई आरंभ होती है, विचारण आरंभ होता है। अब यहां पर दोस्तों देखिए, सुखदेव के दोनों भाई चश्मदीद गवाह हैं। जो वकील साहब वहां पे उपस्थित थे उनकी भी गवाही ली गई, तो वो एक इंडिपेंडेंट विटनेस के रूप में है। ठीक है। इसके बाद सुखदेव की चिकित्सा की गई, तो जिस अस्पताल में जिन डॉक्टरों ने उनकी चिकित्सा की, तो वो डॉक्टर भी एक गवाह के रूप में थे। यहां पे एक चीज और हुई कि हरजीत सिंह के बयान के आधार पर उस चाकू को, जिससे कि सुखदेव के ऊपर अटैक किया गया था, उस चाकू को पुलिया के नीचे जो झाड़ियां थी वहां से बरामद कर लिया गया। तो ये पंच विटनेस भी था। तो इन तमाम गवाहों यानी कि 2 आई विटनेस, एक इंडिपेंडेंट विटनेस और सुखदेव खुद जिसके ऊपर अटैक हुआ था वो, उसके बाद डॉक्टर्स की गवाही, फिर पंच विटनेस की गवाही और उसके बाद जो मिले साक्ष्य थे,
तो इन सभी परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए आदरणीय सत्र न्यायालय ने अपना आदेश पारित करते हुए हरजीत सिंह और रामजी लाल को भारतीय दंड संहिता की धारा 307 यानी कि हत्या के प्रयास रेड विथ 34 यानी सामान्य इरादे के साथ हत्या का प्रयास करने का दोषी इन दोनों को पाया। तो रामजी लाल और हरजीत सिंह दोनों को 5-5 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा दी गई और इसके पश्चात इनके ऊपर 1,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। तो दोस्तों यहाँ पे सत्र न्यायालय ने अपना दायित्व पूरा कर दिया। इसके बाद हरजीत सिंह और रामजी लाल दोनों ने उच्च न्यायालय कौन सा, मध्य प्रदेश के ग्वालियर खंडपीठ, मध्य प्रदेश में जो उच्च न्यायालय है उसके ग्वालियर में स्थित खंडपीठ में यह अपील दायर की गई, क्रिमिनल अपील थी। मित्रों, इस अपील की सुनवाई करते हुए आदरणीय उच्च न्यायालय ने बहुत सूक्ष्म अवलोकन किया और जितने भी साक्ष्य प्रस्तुत किए गए थे उनको भली भांति अपने दृष्टि में रखते हुए एक आदेश पारित किया। इसमें उच्च न्यायालय ने यह बताया कि जो साक्षीदार जिन्होंने अपना साक्ष्य प्रस्तुत किया, जिन्होंने अपना गवाही दी है, उनके बयानों में निरंतरता नहीं है। जी हाँ मित्रों, निरंतरता का मतलब एक सामान्य अनुक्रम में उनके बयान नहीं है। वो कैसे नहीं है, उसको उच्च न्यायालय के ही जुबान में, उच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए आदेश में जो शब्द प्रयुक्त किए गए हैं उन्हीं के आधार पे हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। तो इन्होंने क्रिमिनल अपील उच्च न्यायालय में दाखिल की। उच्च न्यायालय में इन्होंने क्रिमिनल अपील दाखिल की, क्रिमिनल अपील नंबर 657 ऑफ 1998। अब उच्च न्यायालय ने इसमें अपना ऑब्जर्वेशन प्रस्तुत किया। क्या किया? उच्च न्यायालय ने देखा कि सुखदेव ने अपना बयान दर्ज करते हुए यह बताया कि रामजी लाल और एक अज्ञात सरदार ने उसके दोनों भाइयों को पकड़ लिया घटना के समय। यानी कि सुखदेव का पहला बयान क्या था? जब उसने प्राथमिकी दर्ज कराई, उसी के बयान के आधार पर प्राथमिकी दर्ज हुई। तो एफआईआर जो रजिस्टर्ड हुई, प्राथमिकी का मतलब एफआईआर, तो एफआईआर जो रजिस्टर्ड हुई उसमें सुखदेव ने अपना जो बयान दिया उसमें उसने ये बताया कि रामजी लाल और एक अन्य सरदार ने उसके दोनों भाइयों को पकड़ लिया, पहला चीज। उसके बाद इस दस्तावेज में यह उल्लेख नहीं है कि सुखदेव को घटना के समय रामजी लाल ने या अन्य अज्ञात सरदार ने पकड़ लिया था। तो मित्रों, इस बयान के अनुसार सुखदेव के दोनों भाइयों को, एक भाई को रामजी लाल ने और दूसरे भाई को अन्य सरदार ने पकड़ लिया था। परंतु सुखदेव इसमें यह नहीं बता रहा है कि उसमें से रामजी लाल या अन्य सरदार ने उसको पकड़ा था या नहीं, क्योंकि हरजीत सिंह तो उसके ऊपर अटैक कर रहा था चाकू से। दूसरा, जब उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया, किसका? सुखदेव सिंह का। जब सुखदेव सिंह का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया तो उसमें उसने अपने स्टेटमेंट यानी कि जवाब के पैराग्राफ नंबर 2 में बताया कि वह घटना के समय रामजी लाल ने उसे पकड़ रखा था। अब यहां पे देखिए, घटना के समय रामजी लाल ने उसे पकड़ रखा था, जबकि एफआईआर में उसने क्या बताया कि उसके 2 भाइयों में से एक भाई को रामजी लाल ने पकड़ा था और दूसरे भाई को एक सरदार ने पकड़ा था। अब यहां पे जब वो अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करा रहा है तो उसके पैराग्राफ नंबर 2 में बता रहा है कि घटना के समय उसे रामजी लाल ने पकड़ा था और जब उसको चाकू लग गया तो उसे छोड़कर रामजी लाल ने उसके भाई को पकड़ लिया, भाई देशराज को पकड़ लिया। अब ये तो सुखदेव का कॉन्ट्राडिक्शन है। अब आ जाते हैं कि देशराज और बलबीर ने क्या बताया है। तो मित्रों, देशराज यादव ने अपना बयान देते हुए कहा कि वह एक अज्ञात सरदार के द्वारा पकड़ लिया गया था, रामजी लाल के द्वारा नहीं। यानी कि देशराज ये कबूल कर रहा है कि उसे एक सरदार ने पकड़ रखा था, रामजी लाल ने नहीं। अब आइए बलबीर यादव क्या कहता है। बलबीर यादव कहता है कि घटना के समय रामजी लाल ने उसे पकड़ा था, यानी कि बलबीर यादव को रामजी लाल ने पकड़ा था
और उसके भाई देशराज यादव को एक सरदार ने पकड़ा था। तो इसका मतलब यह हुआ कि घटना के समय सुखदेव को किसी ने नहीं पकड़ा था और सुखदेव के ऊपर हरजीत सिंह अटैक कर रहा था। तो मित्रों, इस तरह से अगर हम सुखदेव सिंह के द्वारा दिए रजिस्टर्ड कराए गए एफआईआर को देखें, उसके बयान को देखें, फिर देशराज और बलबीर के बयान को देखें, तो इसमें निरंतरता नहीं आती है। ये एक समान बातें नहीं कह रहे हैं, ये अलग अलग बात कह रहे हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि रामजी लाल का जो रोल था वो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूफ नहीं हो पाया, है ना। संदेह से परे जाकर उसे साबित करने में अभियोजन पक्ष विफल रहा, क्योंकि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ घटना स्थल पर मौजूद है। इससे यह साबित नहीं किया जा सकता कि दोनों व्यक्तियों का जो इरादा है वो एक ही है, एक समान है, यानी कि कॉमन इंटेंशन है। यहां पे हरजीत सिंह का इरादा था उसकी हत्या करना, किसकी? सुखदेव की। अब रामजी लाल भी उसके साथ आया। अब रामजी लाल और एक अन्य सरदार भी हरजीत सिंह के साथ आए। बयानों के में निरंतरता न रहने के कारण हरजीत सिंह का तो रोल जो होता है, हरजीत सिंह ने क्या किया यह साबित होता है, परंतु रामजी लाल ने क्या किया यह पूर्णतया संदेह से परे साबित नहीं हो पाता है। इसलिए यह कहना कि हरजीत सिंह का जो इरादा था वही इरादा रामजी लाल का था, गलत होगा। इसे नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सिर्फ उपस्थिति, घटना स्थल पर उपस्थिति साबित की जा रही है अभियोजन पक्ष के द्वारा, उनका रोल नहीं साबित किया जा रहा है। क्योंकि ये सुखदेव कह रहा है कि घटना स्थल पर एक भाई को रामजी लाल ने पकड़ा था, दूसरे भाई को सरदार ने पकड़ा था। फिर वही सुखदेव बोल रहा है पैराग्राफ नंबर 2 में कि रामजी लाल ने उसको पकड़ा था, सुखदेव को, और जब सुखदेव को चाकू लग गया तो रामजी लाल ने उसको छोड़कर उसके भाई को पकड़ लिया, है ना। देशराज और बलबीर इसी प्रकार के अलग अलग बयान दे रहे हैं। तो इन बयानों को मद्देनजर रखते हुए उच्च न्यायालय ने यह कहा कि रामजी लाल भी हत्या के प्रयास का दोषी नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि गवाहों के बयानों में निरंतरता नहीं है। किसी भी गवाह ने यह नहीं कहा कि रामजी लाल ने भी अटैक किया है, किसी भी, न तो चश्मदीद गवाह ने किया, न तो वो वकील साहब जो इंडिपेंडेंट विटनेस थे उन्होंने कहा, किसी ने नहीं कहा। सब यही बात कह रहे हैं कि उसने किसी को पकड़ रखा था, लेकिन एक्चुअल में रामजी लाल ने किसको पकड़ रखा था ये गवाहों के बयानात से साबित नहीं हो पा रहा है। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि रामजी लाल का भी वही इंटेंशन था जो हरजीत सिंह का था, यानी दोनों कॉमन इंटेंशन शेयर नहीं कर रहे हैं। तो इस प्रकार मित्रों, आदरणीय उच्च न्यायालय ने रामजी लाल को न केवल सभी आरोपों से बरी कर दिया बल्कि उसे दोष मुक्त भी कर दिया। सोचिए, सत्र न्यायालय ने रामजी लाल को हत्या के प्रयास का दोषी माना, क्योंकि कॉमन इंटेंशन के साथ उसको ले लिया था, और उसे 5 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा और 1000 रुपए का जुर्माना लगाया था। परंतु आदरणीय उच्च न्यायालय ने सत्र न्यायालय के इस आदेश को रद्द कर दिया। क्यों? क्योंकि जो प्रोसिक्यूशन था, अभियोजक पक्ष था, वो कॉमन इरादा यानी कॉमन इंटेंशन को साबित करने में विफल रहा। ठीक है, अब आ जाते हैं दूसरे छोर पे। तो रामजी लाल को तो कोर्ट ने बरी कर दिया। अब यहां पे उच्च न्यायालय ने एक और ऑब्जर्वेशन दिया, और वो ऑब्जर्वेशन था कि ये जो था ये हरजीत सिंह के द्वारा सुखदेव के ऊपर जो हमला था उसे हत्या का प्रयास माना जाए या केवल गंभीर चोट के दायरे में लाया जाए। जी हाँ मित्रों, यहां पे उच्च न्यायालय ने अपना जो निर्णय दिया उसमें यह बताया कि 4 इंच के चाकू से और शरीर के पीछे वाले हिस्से में या उसके जो कूल्हे हैं यहां पर अटैक करके या छाती के आसपास अटैक करके हत्या नहीं की जा सकती।
हाँ, ज्यादा से ज्यादा उस व्यक्ति को गंभीर चोट पहुंचाया जा सकता है। यानी कि अगर ये एक व्यक्ति 4 इंच का चाकू लेके आता है और किसी पर अटैक करता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हत्या करने का प्रयास कर रहा है। हाँ, उसे वो गंभीर चोट पहुंचाने का जरूर प्रयास कर रहा है। और गंभीर चोट को भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत परिभाषित किया गया है मित्रों, धारा 324 के अंतर्गत। तो यहां पे हाई कोर्ट ने, उच्च न्यायालय ने जो वेपन यूज किया गया था अटैक करने में, उसकी लंबाई को देखते हुए और जो जहां जिस सुखदेव के जिस बॉडी पार्ट्स में चोट लगी थी उसको देखते हुए इस नतीजे पे पहुंचा है कि इसे हम हत्या का प्रयास नहीं मानेंगे, बल्कि गंभीर चोट के दायरे में लाकर इसको सजा देंगे। और यहां पे उच्च न्यायालय ने जो 307 का आरोप था, यानी कि 307 के अंतर्गत जो आरोप विरचित किया गया था, उसको हटाकर धारा 324 के अंतर्गत इस घटना को माना, इस अपराध को माना, और 5 वर्ष की जो सजा थी उसको कम करके 1 वर्ष की सजा में बदल दिया। जी हाँ मित्रों, तो एक तरफ तो रामजी लाल छूट गया, अब दूसरी तरफ ये जो 5 वर्ष की जो सजा थी हरजीत सिंह की, उसको 1 वर्ष में बदल दिया गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा कि मध्य प्रदेश की सरकार उच्च न्यायालय के इस आदेश से दुखी हुई और उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में आदरणीय उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी। सर्वोच्च न्यायालय ने भी पूरी गंभीरता से इस विषय वस्तु का सूक्ष्म अवलोकन किया और वो इस नतीजे पे पहुंचे मित्रों। यहां पे बहुत महत्वपूर्ण बात है, वो ये कि सर्वोच्च न्यायालय ने ये बताया कि जो उच्च न्यायालय का ऑब्जर्वेशन था हत्या के प्रयास को लेकर, वो बिल्कुल गलत था। क्यों? क्योंकि धारा 307 के अंतर्गत जो परिभाषा दी गई है उसमें चोट का जिक्र किया गया है, गंभीर चोट का जिक्र नहीं किया गया है। चोट का जिक्र किया गया है जिसे धारा 319 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। जी हाँ मित्रों, धारा 319 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। यानी हम चोट की परिभाषा देखें तो उसे धारा 319 के अंतर्गत जो परिभाषा दी गई है उसी परिभाषा के को लेकर हमें हत्या के प्रयास की परिभाषा को समझना होगा, उसी के दायरे में लाना होगा। तो धारा 307 गंभीर चोट को ना लेकर चोट के ऊपर आधारित है। और इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय ने जो मुख्य ऑब्जर्वेशन दिए वो मैं आपको बता रहा हूं, 2 मिनट बस दीजिए मुझे। तो मध्य प्रदेश द्वारा पारित दिनांक 3 जनवरी 2006 के उक्त आदेश को सर्वोच्च न्यायालय में क्रिमिनल अपील नंबर 1190 ऑफ 2009 दाखिल कर मध्य प्रदेश राज्य द्वारा चुनौती दी गई। सर्वोच्च न्यायालय ने भी संपूर्ण दस्तावेजों और साक्ष्यों का सूक्ष्म अवलोकन करते हुए निम्न विचार व्यक्त किए। क्या? कि किसी व्यक्ति को धारदार चाकू से जो कि एक खतरनाक हथियार है, उसके महत्वपूर्ण अंगों के पास वार करने की क्रिया से आमतौर पर पीड़ित की मृत्यु हो जाती है। जी हाँ, अगर 4 इंच का भी लंबा चाकू है और इसे गले पे मार दिया जाए, इसे छाती पर बहुत तेजी से मारा जाए, या वाइटल पार्ट्स, जो भी वाइटल पार्ट्स हैं शरीर के, उनके ऊपर मार दिया जाए, तो उससे संभावना ये बनती है कि उस व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। इस मामले में अपराध का हथियार 4 इंच लंबा चाकू था, जो एक खतरनाक हथियार है। आरोपी संख्या 1 यानी कि हरजीत सिंह ने उक्त चाकू से सुखदेव पर हमला किया था और उसकी छाती, स्कैपुला, पीठ और नितंबों पर कई चोटें आई थी। यहां पर हरजीत सिंह द्वारा शिकायतकर्ता पर किए गए कई वार उसके इस इरादे को साबित करेंगे कि वो पीड़ित को उसकी मौत का कारण बनने वाली शारीरिक चोट पहुंचाना चाहता था। क्योंकि अगर वो गंभीर चोट पहुंचाता तो 1 या 2 वार करके भाग जाता, लेकिन उसने कई बार वार किए, जिससे वो चाहता था कि उसको ऐसी चोट पहुंचे जिससे कि उसकी मौत हो जाए। किसी व्यक्ति को चाकू से उसके महत्वपूर्ण अंगों के पास वार करने से ज्यादातर परिस्थितियों में
पीड़ित की मृत्यु हो जाती है, जिससे धारा 307 के आवश्यक कारकों की पूर्ति होती है। यानी कि धारा 307 का अपराध गठन करने के लिए जिन फैक्टर्स की आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति हो जाती है। भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के अंतर्गत चोट शब्द का उपयोग किया गया है, जिसे भारतीय दंड संहिता की धारा 319 में चोट के संदर्भ में समझाया गया है, न कि धारा 320 के अर्थ में, गंभीर चोट के संदर्भ में। यदि कोई व्यक्ति इस इरादे या ज्ञान से चोट पहुंचाता है कि वह मृत्यु का कारण बन सकती है, तो इसके द्वारा की गई यह क्रिया भारतीय दंड संहिता की धारा 307 को आकर्षित करेगी। यानी कि व्यक्ति का इरादा किसी को चोट पहुंचाने के पीछे यह है कि इस चोट से उस व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है, तो वो धारा 307 के अंतर्गत अपराधी होगा। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय ने मित्रों मोहन व अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य 2013-14 SCC 116 के मामले में स्पष्ट किया कि यदि हमलावर इस इरादे या ज्ञान के साथ कार्य करता है कि ऐसी कार्यवाही से चोट लग सकती है और मृत्यु हो सकती है, तो आईपीसी की धारा 307 का प्रावधान लागू होगा। शरीर के महत्वपूर्ण भाग पर चोट लगने की आवश्यकता नहीं है। केवल चोट का कारण भी भारतीय दंड संहिता की धारा 307 को आकर्षित करने में सफल होगा। यानी कि अब यहां पे मोहन बनाम मध्य प्रदेश राज्य में क्या कहा जा रहा है कि केवल चोट का होना ही आवश्यक हो जाता है धारा 307 को आकर्षित करने के लिए। उसके वाइटल पार्ट्स पे ही चोट होना जरूरी नहीं है। यदि किसी व्यक्ति को इस इरादे के साथ चोट पहुंचाई जाती है कि उस चोट से उसकी मृत्यु हो सकती है, तो वो पर्याप्त है धारा 307 को आकर्षित करने के लिए। इसी प्रकार मित्रों क्रिमिनल अपील नंबर 1589 ऑफ 2018 जो 4 फरवरी 2019 को इस पे निर्णय दिया गया था, और यह केस था मध्य प्रदेश राज्य वर्सेस कान्हा तथा जगराम वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2015-11 SCC 366। इन मामलों में दिए गए निर्णयों की भी सहायता आदरणीय सर्वोच्च न्यायालय ने ली और यह स्पष्ट किया कि उच्च न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के संदर्भ में गलत निर्णय लिया कि अभियोजन यह साबित करने में असमर्थ रहा कि अभियुक्त यानी कि एक्यूज्ड नंबर 1 जो कि हरजीत सिंह है का इरादा शिकायतकर्ता की हत्या करने का था, जबकि अभियोजन पक्ष ने तमाम गवाहों, सबूतों और जो हथियार प्रयोग किया गया था उसको रिकवर करके और सभी विटनेस को विधि पूर्वक आदरणीय न्यायालय में उपस्थित करके उनका बयान दर्ज करा के बियॉन्ड एनी रीजनेबल डाउट यानी संदेह से परे यह साबित कर दिया था कि हरजीत सिंह का इरादा सुखदेव की हत्या करने का था। तो सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि यहाँ पे उच्च न्यायालय ने गलती की, चोट को गंभीर चोट के दायरे में लाकर। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार जो हरजीत सिंह को सजा दी गई थी सत्र न्यायालय के द्वारा, उसी सजा को बरकरार रखा सर्वोच्च न्यायालय ने और उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय ने यह आदेश दिया कि सत्र न्यायालय का जो आदेश था उसको बरकरार रखा जाए। अब यहाँ पे दूसरा पार्ट क्या था, रामजी लाल वाला। तो रामजी लाल के बारे में तो पहले ही हम बता चुके हैं कि उच्च न्यायालय का ऑब्जर्वेशन क्या था। तो उसी ऑब्जर्वेशन को आदरणीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी सही माना। उन्होंने कहा कि जी हाँ, गवाहों के बयान में निरंतरता नहीं है, इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि रामजी लाल का भी वही इरादा था जो हरजीत सिंह का था। यानी कि दोनों कॉमन इंटेंशन शेयर करते हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता, ऐसा प्रिज्यूम या एज्यूम नहीं किया जा सकता। तो मित्रों, इस प्रकार हम इस सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा पारित किए गए इस निर्णय में हम देखते हैं कि
धारा 319 के अंतर्गत जो चोट की परिभाषा दी गई है, उसी चोट की परिभाषा को हम हत्या के प्रयास की परिभाषा के प्रयास के अपराध का जो गठन होता है, उसकी जो परिभाषा दी गई है भारतीय दंड संहिता में, हम उस रूप में देखेंगे, न कि धारा 320 के अंतर्गत जो गंभीर चोट की परिभाषा दी गई है। अतः यहां पे यदि किसी व्यक्ति को ऊपर कोई व्यक्ति ये सोचकर हमला करता है और चोट पहुंचाता है कि इस चोट से इस व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है, तो वो धारा 307 के को आकर्षित करता है। वो धारा 307 भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के आवश्यक कारकों की पूर्ति करता है और वो हत्या के प्रयास का दोषी माना जा सकता है यदि उसके अपराध को साबित कर दिया जाए बियॉन्ड एनी रीजनेबल डाउट, जो कि यहाँ पे किया गया। तो मित्रों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम एक और निर्णय के ऊपर चर्चा और परिचर्चा करेंगे। तब तक आप सेक्शन 307, सेक्शन 34, सेक्शन 319 और सेक्शन 320 का भली भांति अध्ययन करिए, समझिए, जानिए और लोगों को भी बताइए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।